गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता क्या है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है विच आर नॉट अर्न इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। दिस रिजर्व कैनॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और ये जो कैपिटल रिजर्व होता है उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ओके, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन गिव रेज टू कैपिटल प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं जिससे कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जब कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उससे क्रिएट होता है कैपिटल रिजर्व। ओके, तो देखो कौन से चीजों के वजह से कैपिटल प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ये तीनों तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फोर्थ है वो है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा होना। शेयर की जितनी फेस वैल्यू है, डिबेंचर की जितनी फेस वैल्यू है, उससे ज्यादा पैसे में बेचना। ओके, तो जब ज्यादा पैसे में बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इसके बारे में आप लोग ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हो आगे। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडिम्पशन मतलब आपको पता है रिटर्न कर देना। ओके, डिबेंचर रिटर्न करने के टाइम पे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, इसके बारे में भी आप लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फोरफिटेड शेयर मतलब वो शेयर जो कैंसिल हो चुका है। तो जो शेयर कैंसिल हो गया है उसको री इश्यू करने के टाइम पे प्रॉफिट होना। तो ये सब चीजों का, ये सब जो ट्रांजैक्शन है उससे हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जब कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उससे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जब कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करना चाहती है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो कंपनी अपना इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है दो तरीके से। एक है फॉर शेयर इशूड फॉर पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग पहले ए वाला करते हैं, फॉर शेयर इशूड फॉर पब्लिक। फर्स्ट है परमिशन फॉर इशू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इन 1991 by repealing Capital Issue Act 1947 and established सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपने एक्ट के अंदर, और इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब भी ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं था तब कोई भी कंपनी को शेयर इशू करना होता था तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। पर जब से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है तब से कोई भी कंपनी अगर चाह रही है उसके शेयर इशू करना पब्लिक को तो उसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट, और भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है वो कंप्लीट करना होता है, और वो सब कंप्लीट करने के बाद सेबी में सबमिट करना होता है। वो सब चीजें वेरीफाई होती है, हर डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। वो चेक करने के बाद ही उनको परमिशन मिलती है कि वो अपने शेयर पब्लिक को इशू कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, उनको परमिशन लेनी होती है, उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ओके, कहाँ पे सबमिट करने होते हैं? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? सेकेंड है डिटेल ऑफ प्रपोजल टू बी सेंड टू सेबी। हर चीज का डिटेल सेंड करना होता है,
वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ हर चीज का डिटेल सेंड करना होता है सेबी के पास। देखो, इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो हमने ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था और सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेंड किया था, तो वही डॉक्यूमेंट में, वही प्रपोजल में कंपनी हैज टू डिस्क्लोज द नंबर ऑफ शेयर इशूड। कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, कितना शेयर पब्लिक को इशू करना चाहती है, कौन से टाइप का शेयर इशू करना चाहती है, वो शेयर की प्राइस कितनी होगी, हर एक चीज वो ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ मेंशन होनी चाहिए। ओके, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा भी डिटेल रिगार्डिंग फुल अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अमाउंट टू बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ये सब डिटेल के साथ साथ एक और चीज बतानी होती है कि जब आप लोग शेयर इशू कर रहे हो तो इन्वेस्टर से एक साथ पैसा मंगा रहे हो कि इंस्टॉलमेंट पे पैसा मंगा रहे हो, ये सब चीजें भी क्लियर करनी होती है। ओके, तो सेकेंड चीज क्या बोल रहे हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ। फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स देते हैं सेबी को और हमें यहाँ पे ऐसा बताया, वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये सब डिटेल्स भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। थर्ड है ऑफर टू पब्लिक। आफ्टर कंपेलिंग विद द फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू पब्लिक इशू, द कंपनी इनवाइट्स पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू शेयर बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो, ये ऊपर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप लोग आके कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो। ओके, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक बुक जैसा होता है जिसमें कंपनी की हर एक डिटेल मेंशन होती है। ओके, फोर्थ, डिटेल शोन इन प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से डिटेल प्रोस्पेक्टस में बताते हैं वो अभी हम देखते हैं। नॉर्मली फॉलोइंग कंटेंट आर शोन इन प्रोस्पेक्टस। ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस में बताई जाती है। नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द कंपनी, content from SEBI, authority and issue capital of the company, and the number of share now offered for subscription, date of opening and closing of the issue, name and address of the merchant bank, guideline about past year and future working of the company, etc. तो क्लियर हुआ आप लोगों को प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, डायरेक्टर का नाम, डायरेक्टर का एड्रेस, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट के वजह से एस्टेब्लिश हुई है। ओके, हर एक चीज, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितने शेयर इशू करने वाले हैं, कितना ऑथोराइज कैपिटल है। ओके, हर एक चीज मेंशन होती है प्रोस्पेक्टस में। फिफ्थ है, प्रोस्पेक्टस रीड करने के बाद पब्लिक अप्लाई करती है, शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। ओके, ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी तरीका है वो तरीके से प्रोस्पेक्टस रीड करने के बाद पब्लिक अप्लाई करती है शेयर के लिए। ईच एप्लीकेशन मस्ट अकम्पनी द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। हर एप्लीकेशन में बता देना होता है कि कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है। एक पर्सन ने, एक पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन में उसको मेंशन करना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, देयर बैंक अकाउंट नंबर, देयर नेम एंड नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट एंड ऑल्सो अमाउंट ऑफ टोटल एप्लीकेशन मनी। ओके, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। जो पर्सन शेयर परचेस करना चाहता है मींस एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए, एप्लीकेंट का एड्रेस होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ओके, देयर नेम एंड नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट और टोटल एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ ही दे देना चाहिए। ओके, सिक्स्थ है व्हेन शेयर आर अलॉटेड। जब कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करती है, शेयर पूरा या पार्टली अलॉट किया जाता है एप्लीकेंट को।
Those applicant who are allotted share are sent letter of allotment by the company. वो एप्लीकेंट जिनको शेयर अलॉट किया जा रहा है, वो एप्लीकेंट जिनको शेयर दे दिया जा रहा है, उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देती है कंपनी. उसमें बताते हैं कि उनको कितना शेयर दिया जा रहा है. ओके. और दोज हु आर नॉट अलॉटेड एनी सिंगल शेयर बाय द कंपनी, और वो पर्सन जिनको कोई भी शेयर नहीं दिया है कंपनी ने, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया जाता है. ओके. उसके साथ साथ उन्होंने जो एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे पे किए थे वो भी उनको रिटर्न किया जाता है. क्लियर हुआ? जिनको कंपनी शेयर देना चाहती है उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देती है कंपनी. लेटर ऑफ अलॉटमेंट में बताते हैं कि कितने शेयर अलॉट किए जाते हैं उनको, और जिनको एक भी सिंगल शेयर नहीं देते हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया जाता है, और उन्होंने जो एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे पे किए थे वो भी उनको रिटर्न कर देते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट है बैलेंस अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट. जनरली कंपनी पूरा अमाउंट मंगा लेती है एप्लीकेशन के टाइम पे और अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा ही लेती है. पर अगर कंपनी ने पूरा अमाउंट नहीं मंगाया है तो कंपनी इंस्टॉलमेंट पे मंगाती है. क्लियर हुआ? कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा अमाउंट मंगा लेती है, और अगर कंपनी ने नहीं मंगाया है पूरा अमाउंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा अमाउंट नहीं मंगाया है, तो कंपनी इंस्टॉलमेंट पे मंगाती है. ओके. और जब कॉल इंस्टॉलमेंट पे मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्स. Call must be made strictly in accordance with the provision of the article of association. और जब कंपनी आधा अमाउंट मंगाती रहती है तब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स फॉलो करने होते हैं. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो उसको टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इसके रूल्स फॉलो करने होते हैं. क्लियर हुआ? 8th है other important point. When shares are issued by company, the company has to necessarily contract with minimum one merchant bank or scheduled bank for its arrangement, for its transparency and also for financial transaction. जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी का एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक मर्चेंट बैंक से और शेड्यूल बैंक से उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ओके. बेटर अरेंजमेंट के लिए, बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होना चाहिए उसका कॉन्ट्रैक्ट एक मर्चेंट बैंक से और शेड्यूल बैंक से. आज के टाइम पे शेयर होल्डर्स का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. कोई भी पर्सन ओपन कर सकता है और डीमैट अकाउंट रख सकता है कोई भी बैंक में. कोई भी पर्सन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है और डीमैट अकाउंट रख सकता है कोई भी बैंक में. ओके. और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु होल्ड्स लीगल परमिशन टू कीप द डीमैट अकाउंट, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ओपन कर सकते हैं जिनको परमिशन मिली है कि वो डीमैट अकाउंट रख सकते हैं. क्लियर हुआ? सब शेयर होल्डर के पास जो भी शेयर परचेस करना चाहते हैं उनके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए. कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है कोई भी बैंक में और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ओपन कर सकता है. बस वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को परमिशन मिली होनी चाहिए कि वो ओपन कर सकते हैं. क्लियर है? डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इन द बैंक. Entry for money transaction are kept in saving account or current account. In the same manner, entry for purchase and sale transaction of the share are kept in demat account. Demat account saving account और current account जैसा ही होता है. ओके. मनी के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, उसी तरीके से परचेज और सेल, शेयर का परचेज और सेल ये सब रिकॉर्ड करते हैं डीमैट अकाउंट में. When any person purchase the share, then number of purchase share are credited, means added to his demat account. जब कोई भी पर्सन शेयर परचेज करता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं. क्रेडिट करना मतलब जमा करना ना, तो उसके अकाउंट में जमा कर देते हैं
और कोई भी पर्सन सेल करता है शेयर को तो उसके अकाउंट से डेबिट कर देते हैं, मींस निकाल देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू कंपनी के पास ये राइट है कि वो अपने शेयर इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे। जब पब्लिक कंपनी के प्रमोटर को कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने कैपिटल क्रिएट कर सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू वो कैपिटल क्रिएट कर सकता है, तो वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करता है। ओके, पब्लिक को इनवाइट नहीं करता है सब्सक्राइब के लिए। ओके, जो कंपनी शेयर इशू कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है शेयर परचेज करने के लिए। वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को ही शेयर दे देती है, किसी को इनवाइट नहीं करती है। और जब पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं तो प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की जरूरत नहीं होती है। प्रोस्पेक्टस के जगह पे उन लोग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करते हैं, और ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है वो फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास 3 days बिफोर, फर्स्ट अलॉटमेंट के 3 days बिफोर ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार के पास। क्लियर हुआ? जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू करती है वो प्रोस्पेक्टस क्रिएट नहीं करती है, वो प्रोस्पेक्टस के जगह पे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करती है, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट। ओके, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, द अलॉटी विल नॉट सेल दैट शेयर फॉर अ सर्टन मिनिमम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोल रहा है ये लाइन कि जब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है तब अलॉटी, मतलब जिनको शेयर अलॉट किया गया है, वो लोग अपना शेयर किसी और को नहीं बेच सकते हैं कुछ पीरियड तक। तो वो जो कुछ पीरियड है उसे बोलते हैं लॉक इन पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाना, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स कि जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम एप्लीकेशन आना, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं वो रिफंड कर देते हैं, उतने एप्लीकेशन को रिफंड कर देती है कंपनी। जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तब सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम 90% आ ही जाना चाहिए पब्लिक का सब्सक्रिप्शन। अगर 90% मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है 30 डेज के अंदर, जब से प्रोस्पेक्टस इशू किया है वो 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, तो कंपनी को एप्लीकेशन, बाकी के जो एप्लीकेशन है वो भी रिटर्न कर देने होते हैं 15 डेज के अंदर। और अगर कंपनी 15 डेज के अंदर रिटर्न नहीं कर पाती है तो उनको 15% का इंटरेस्ट लगता है पर एनम। ओके, जो हर डे पे करना होता है, एवरी डे पे करना होता है। इफ कंपनी फेल टू रिटर्न दिस अमाउंट विद इन 15 days, देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम हैज टू बी पेड फॉर ईच डे। क्लियर है? नेक्स्ट है IPO and FPO. IPO means initial public offering. FPO means follow on public offering. जब प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को देती है, जब पहली बार अपने शेयर परचेस करने देती है पब्लिक को, तब वो IPO इशू करती है। ओके, इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी इशू द शेयर, और एक बार कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिया है शेयर पब्लिक को IPO प्रोसेस के थ्रू, और उसको इंक्रीज करना है उसका कैपिटल, तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इशू करती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है मेथड फॉर इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी,
किन तरीके से कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है, तो यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट है एट पार, सेकेंड है एट प्रीमियम, थर्ड है शेयर एट डिस्काउंट। ओके, एट पार मीन्स 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में ही देना है। 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही इशू करना है, तो उसको बोलते हैं एट पार। एट प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर है, 14 रुपीज में देना है। 10 रुपए का शेयर है और 14 रुपीज में पब्लिक को देना है, मतलब जो 4 रुपीज है वो क्या हुआ, प्रीमियम हुआ। ओके, डिस्काउंट मतलब 10 रुपए का शेयर है और पब्लिक को हम लोग 9 रुपीज में दे रहे हैं, तो 1 रुपीज क्या है, डिस्काउंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास में हम सम सॉल्व करेंगे। ओके।